आखिर पूरे दुनिया में क्या चल रहा है? इधर नेपाल में तख्तापलट होती है, श्रीलंका में तख्तापलट, बांग्लादेश, इस अफ़गानिस्तान, ये सारे देशों में होता है। और ये सभी देशों में जैसा कि आपने बांग्लादेश में भी तत्काल देखा होगा कि जो वहाँ के जो युवा थे, युवाओं ने शेख हसीना के विरुद्ध आंदोलन करते हैं। और आंदोलन होने के बाद फिर वहाँ पर सरकार तख्तापलट में आती है। अभी जल्दी में तत्काल में हाल में आप देखेंगे कि हमारा नेपाल जो है, नेपाल में भी ये हाल होता है। और इसी के बाद जब नेपाल में होता है तो एक नया कंसेप्ट आता है, एक नया विचार आता है जिसको जेन जी कहा जाता है। यानी एक जेन जनरेशन के जो युवा है जिनका 15 से 25 साल का जो एज होता है, वो जो थे अभी नेपाल में सरकार के पी शर्मा ओली को जो है शासन से अलग कर देता है, अलग थलग कर देता है। और अंत में के पी शर्मा ओली, उनका मंत्रिमंडल देश छोड़ने को मजबूर भी हो जाते हैं। जिस तरह से वहाँ कहेंगे आप कि संघर्ष होती है, संघर्ष में वहाँ के राजनीति, आर्थिक, सामाजिक सारी स्थितियाँ कुचल दिए गए। लेकिन आज हमारे भारत में भी कहीं न कहीं अशांति की स्थिति पैदा करने की हर संभव कोशिश किए जा रहे हैं। आज हमारे देश में सबसे शांति जो क्षेत्र था उसका लेह लद्दाख नाम था। और इस लेह लद्दाख में भी आप पिछले दिन देखेंगे कि वहाँ पर भी आंदोलन होता है, संघर्ष होता है। और यहाँ तक कि लगभग 4 लोगों को जो होते हैं, 4 लोगों की मृत्यु होता है, 70 से अधिक लोग घायल होते हैं। और बीजेपी के जो दफ्तर है उसे जला दी जाती है। और सेना से और वहाँ के जो छात्र संगठन यानी प्रदर्शनकारी जो थे, वे सभी जो थे दोनों के बीच में टकराव होता है। और इसमें एक नया नाम आता है और ये भारत के जो हैं ये खुद को और इनके बारे में यही आस्पष्ट जाना जाता है कि यह जो है ये पर्यावरण संरक्षक हैं। और ये पर्यावरण को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। इनका नाम है सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक जो थे पिछले कुछ दिनों से ये अनशन पर थे, भूख हड़ताल भी किए हुए थे। लेकिन जैसे ही घटना घटती है उसके बाद सोनम वांगचुक जो था, इन्होंने अपना अनशन को ख़त्म कर देता है। और लद्दाख में हिंसा के बाद इन्होंने ऐसा फैसला लिया और इनकी अब पाकिस्तान यात्रा पर भी प्रश्न होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पे प्रश्न हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले सप्ताह ही भारत में भी जेन जी जैसे आंदोलन और प्रदर्शन को लेकर के कहा था। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, उसके ठीक एक सप्ताह के अंदर भारत में ऐसा हुआ। तो बीजेपी यानी जो एक सत्तारूढ़ पार्टी है, यह राहुल गांधी यानी कांग्रेस पर हमलावर है। और ये जो भी लेह लद्दाख में जो घटना घटी है, इसको लेकर के केंद्र सरकार जो है कहीं न कहीं कांग्रेस को इसको लेकर के जिम्मेवार ठहराती है। तो आज हम बात करेंगे कि लेह लद्दाख एक शांति हमारा क्षेत्र होने के बावजूद भी आखिर इस घटना क्यों घटी? वहाँ पर जो लोग हैं ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? आज एक-एक चीज़ों को हम बात करेंगे। इस वीडियो थोड़ी लंबी होगी और आपको ये लास्ट तक बने रहना होगा, जिससे कि आप एक-एक चीज़ों को समझ सकते हैं। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि लेह लद्दाख जो था जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था और 2019 में आपने देखा कि जब 370 और 35 से धारा हटाई गई, तो उस समय इस दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो आज जम्मू कश्मीर में तो चुनाव हो चुके हैं, वहाँ पर विधानसभा चल रहे हैं, लेकिन लेह लद्दाख में ऐसे नहीं। तो आखिर 4 कौन-सा मुख्य कारण है जो कि लेह लद्दाख के लोग जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी बने हुए हैं और भारत सरकार उनकी बातों को नहीं मान रही। तो 4 इनकी माँग क्या है? ये 4 माँगों पे भी हम बात करेंगे। तो आज ये वीडियो होने वाली है बहुत लंबी होगी और डिस्कस बहुत एन्जॉयबल होगा और इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप ज़रूर शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, फॉरवर्ड करना ना भूलें। मेरे दोस्तों, ये हैं लद्दाख हिंसा के मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं, जिनका नाम है सोनम वांगचुक। तो भारत के लिए लद्दाख आखिर क्यों खास है, ये भी हमें पहले जानना होगा। और ये सोनम वांगचुक, जैसा कि हमने बताया, कि पर्यावरण संरक्षक हैं और इन्हीं का नेतृत्व में ये घटना का अंजाम दिया गया भी है। साथ ही साथ कांग्रेस का भी इसमें नाम आ रहा है। तो भारत के लिए हमारा जो लद्दाख है इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि लद्दाख भारत का वह इलाका है जिसकी अहमियत केवल हम उसकी खूबसूरती पर नहीं कर सकते, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से, धार्मिक और जनसांख्यिकी दृष्टि से भी यह भारत के लिए बहुत बेहद माना जाता है। चीन और पाकिस्तान के नज़दीक होने के कारण यहाँ हर इंच जो है भारत की सुरक्षा से जुड़ा होता है। यानी सामरिक हितों की बात करें, सुरक्षा की बात करें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही वजह है कि 2019 में केंद्र सरकार जो थी, इन्हें इससे अलग केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित किया था और दर्जा भी दिया, ताकि विकास परियोजनाओं और संसाधनों पर सीधा फोकस किया जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात होता है कि लेह और कारगिल का धार्मिक, यदि हम नक्शा को देखें तो लेह के 2 बड़े जिलों में इसको बांटा गया है। एक हमारा लेह है, दूसरा हमारा कारगिल है। तो दोनों ही जिलों की पहचान धार्मिक दृष्टि से अलग-अलग है। 2011 की यदि हम जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार आप देखिएगा
कि लेह जिला की आबादी करीब 1.33 लाख है और यहाँ बौद्ध समुदाय सबसे बड़ी होती है लेह में, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 66.40% माना जाता है। वहीं मुसलमानों की आबादी करीब यहाँ पर 14.28% है और हिंदुओं की आबादी यदि देखा जाए तो लगभग 17.14% है। यानी यहाँ 3 धर्म जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाली जनसंख्या पाई जाती है। कारगिल जिले की कुल जनसंख्या की यदि बात करें तो कारगिल जिले की कुल जनसंख्या करीब 1.40 लाख है और यहाँ की स्थिति बिल्कुल यहाँ उल्टा है, क्योंकि कारगिल में मुसलमानों का बहुत ज़्यादा बहुमत है, जो लगभग 76.87% कारगिल में मुसलमान है। तो बौद्ध समुदाय यहाँ पर करीब 14.29% है, जबकि हिंदू की बात करें तो महज 7.34% हिंदू यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में यह साफ हो जाता है कि लेह बौद्ध बहुल क्षेत्र है, जबकि कारगिल मुसलमानों के लिए बहुल क्षेत्र माना जाता है। अब होता है कि आखिर कितनी है कुल आबादी जैन जी की संख्या का वहाँ, चूँकि ये ज़्यादा देख सकते हैं लद्दाख लेह की जनसंख्या है और ख़ासतौर पे युवा वर्ग हैं जिनका 15 से 25 साल का उम्र होता है और आखिर इन्होंने भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो 2011 की यदि हम जनगणना की बात करें तो इसके अनुसार लद्दाख की कुल आबादी जो था 2.74 लाख थी। हालांकि 2021 की जनगणना अभी टाल दी गई है, लेकिन खबरों की माने तो यह संख्या 3 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। अब होता है कि जहां तक जैन जी की हम बात करें, यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए युवाओं की बात कर हम यहाँ यदि करते हैं तो जनगणना में अलग से इस आयु समूह का हम वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेकिन हाँ ये हम कह सकते हैं कि उपलब्ध जो आंकड़ा है उसमें 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग की आबादी लगभग देखिएगा तो लद्दाख की कुल जनसंख्या का लगभग 19 से 20% माना जाता है। यानी हर 5 में एक व्यक्ति जो है लद्दाख में युवा है, जो आने वाले वर्षों में क्षेत्र की सामाजिक और उसकी जो रणनीतिक दिशा है इसको तय करने में वो अहम भूमिका निभा सकता है। अब होता है लद्दाख की भौगोलिक स्थिति आपको पता ही है कि लद्दाख जो है इसके ठीक ऊपर देखेंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, तो ये हमारा लद्दाख है। लद्दाख के ठीक इधर आप देखिएगा तो हमारा चाइना आ जाता है, पेंगोंग लेक है, हॉट स्प्रिंग है ना, गलवान वैली घाटी जो है, तो ये हमारा पाकिस्तान तो इस साइड है। चाइना जो होता है तो चाइना सियाचिन वाला हमारा क्षेत्र इसी क्षेत्र से आता है और ख़ास तौर पे सामरिक सुरक्षा के लिहाज से हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। लद्दाख ने सिर्फ धार्मिक विविधता का प्रतीक नहीं हम मानेंगे, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति इसे भारत की सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका में बताती है। ऊंचाई पर बसे इस इलाके में सेना हमारी तैनात रहती है, लेकिन वहाँ सड़क और हवाई के साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी तक सब कुछ रणनीतिक मायने में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यही कारण है कि लद्दाख को कोने कोने पर भारत की बहुत ज़्यादा नज़र जो होती है वो पैनी देखा जाता है। अब होता है कि आखिर लद्दाख में विवाद क्यों हुआ, तो देखिए लद्दाख के जो लोग हैं इनके 4 मांग है। 4 मांगों को आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए। पहला मांग है कि लद्दाख के लिए वो कह रहे हैं कि हमें राज्य का दर्जा दे दीजिए, कंप्लीट हमारा स्टेटहुड दे दीजिए। दूसरा उनकी मांग है कि सबसे महत्वपूर्ण उनका है कि जो 6ठी अनुसूची में उनको शामिल करने की बात किया जा रहा है, क्योंकि संविधान के 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को शामिल करना है ताकि इसकी जनजातीय स्थिति को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। तीसरा इनकी जो मांग है वह है कि अलग से लोक सेवा आयोग का गठन हो। बेरोजगारी के मद्देनज़र यदि देखा जाए तो लद्दाख के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना करने की बात किया जा रहा है। और चौथा है कि ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी जो है संसद का 1 सीट है, इसे आप 2 कर दीजिए, अर्थात वर्तमान में 1 के बजाय लद्दाख के लिए 2 संसदीय सीटें, ताकि केंद्र में अधिक प्रतिनिधित्व हो। आपको मैं बता दूं कि पूरे भारत में हमारा अंडमान और निकोबार जो है, तो अंडमान और निकोबार में सबसे ज़्यादा यदि हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेरोजगारी है। लगभग 33% यहाँ की जो आबादी है वह ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट आबादी 33% बेरोजगार है। ठीक उसी प्रकार यदि हम लद्दाख की बात करें, लेह और लद्दाख की बात करें, तो अंडमान निकोबार के बाद भारत के यूनियन टेरिटरी में दूसरे स्थान पर आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट जो हैं वो बेरोजगार हैं। तो इनका ये भी कहना है कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए, हम पढ़े लिखे हैं, हम बेरोजगार हैं और इससे हमारे जीवन यापन में स्थितियां खराब हो रही, इसलिए सरकार इस पे विचार करे। लेकिन मुख्य रूप से इनका जो मांग है वो 4 मांग ही है और इस 4 मांग को लेकर के लद्दाख में हिंसा हुआ है और इसका नेतृत्व जो कर रहे थे सोनम वांगचुक कर रहे थे। अब ये कहीं न कहीं कह सकते हैं कि संदेह के दायरे में आ चुके हैं। अब इनकी पाकिस्तान यात्रा पर भी प्रश्न हो रहे हैं, अब इनकी जाँच भी होगी, क्योंकि जैसे ही ये प्रदर्शनकारी जो हैं ये आत्मघाती घटनाओं का अंजाम देते हैं, संघर्ष होती है, उसके बाद इन्होंने अपना अनशन भी तोड़ दिया है। तो इसके कारण जो है कहीं न कहीं प्रश्न तो बने हैं। अब आगे सरकार क्या फैसला लेती है उस पे हम लोग आगे की बात करेंगे।
तो दोस्तों कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।